गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, वैसे तो हम पढ़ रहे थे हरियाणा का करंट अफेयर, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के ऊपर आधारित रहेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी मेंस और टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज का सेशन है बड़ा प्यारा होने जा रहा है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले या सरोवर में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो ये हमारा कौन सा मेला होगा जहां पर ये हमारे पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध रहेगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं पितरों के श्राद्ध के लिए बात करूं तो वो हमारा कौन सा होगा, पेहोवा का मेला। ध्यान रखेंगे कौन सा मेला, पेहोवा का मेला होगा। और ध्यान रखेंगे इसी पेहोवा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है। पेहोवा का अगर आपसे पुराना नाम पूछ ले तो वो आपका क्या रहेगा, पृथुदक। पेहोवा का पुराना नाम क्या रहेगा, पृथुदक रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि जो हमारा फल्गु का मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, फल्गु का मेला किसके लिए प्रसिद्ध होगा। और एक मेला आता है पांडु पिंडारा का मेला, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। पांडु पिंडारा का मेला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा। देखो जी, जिस प्रकार से ये पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस है उसी प्रकार से हरियाणा में ये मेले भी पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस रहेंगे। लेकिन एचएससी ने जब इस क्वेश्चन को पूछा तो इसका जो आंसर सही मानना है वो पेहोवा का मेला मानना है। ध्यान रखेंगे तो फल्गु का जो मेला है ये ध्यान रखेंगे कहां पर लगता है, फरल में लगता है, जो कि हमारा कैथल जिले में आएगा। और ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि यहां पर जो मेला लगता है वो कब लगता है, सोमवती अमावस्या को। कब लगता है, सोमवती अमावस्या को। और ये भी वो मेला है जो पितरों के श्राद्ध के लिए यहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं। इस प्रकार से पांडु पिंडारा के मेले की बात करें तो मेरे भाई ये मेला लगेगा हमारा कहां पर, जींद जिले में। कहां पर लगेगा, जींद जिले में लगता है। और ध्यान रखेंगे ये इसे ही कहा जाता है हरियाणा का लघु हरिद्वार। ठीक है, हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो हमारा कहा जाएगा पांडु पिंडारा नामक स्थान, जो कि चीन में रहेगा। पांडवों के द्वारा यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी मेला लगता है सोमवती अमावस्या को। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास मेले हैं। एक मेला लगता है जिसका नाम होगा हजरत शाह का मेला। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, एक मेला लगता है हजरत शाह का मेला। तो ये मेला कहां पर लगता है इसके बारे में बताएंगे। एक काली माता का मेला लगता है, हरियाणा में मेला लगता है काली माता का मेला। ये कहां पर लगता है, एक मेला लगेगा आपका पंखा का मेला। पंखा का मेला है, ये हरियाणा के किस जिले में लगता है। एक हमारे पास रामदेव जी का मेला, रामदेव का मेला है, ये कहां पर लगेगा। और एक आप ध्यान रखेंगे सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है। सच्चा सौदा का जो मेला है ये हरियाणा के किस स्थान पर लगता है, कौन सा मेला, सच्चा सौदा का मेला। ठीक है, तो चलिए इनके हम आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले हजरत शाह के मेले की मेरे भाई बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा यमुना नगर, जिसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था। काली माता के मेले की बात करें तो कालका का नाम ध्यान रखेंगे, कालका, जो कि पंचकुला जिले में स्थित रहेगा। पंखा का मेला मेरे भाई फरीदाबाद का ध्यान रखेंगे, कहां पर है, फरीदाबाद में। और इसकी एक खास बात है, हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लिए यह मेला प्रसिद्ध रहेगा। उसके बाद रामदेव जी का मेला लगता है अपने सिरसा जिले में। कहां पर, सिरसा जिले में। लेकिन रामदेव का संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में होगा। और ध्यान रखिएगा 1965 को रामदेव का जन्म हुआ था। लेकिन रामदेव जी का मेला कहां पे लगेगा, सिरसा जिले में लगता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, जिसकी स्थापना 1948 सिरसा में की थी। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के नाम से जो मेला लगेगा वो हमारा किस जिले में लगेगा, जींद जिले में लगता है। कहां पर लगता है, जींद जिले में लगता है। इस बात के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो मेले अपने हरियाणा में बहुत सारे हैं, जैसे कि एक चैत चौदस का मेला है,
ये भी पेपर में पूछा जाता है। चैत चौदस का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? और एक आपसे पूछा जाएगा तीज का मेला, ये हरियाणा में कहां पर लगेगा? और एक हमारे पास आती है बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। देखो मेरे भाई, अगर मैं बूढ़ी तीज के मेले की बात करूं तो आप आराम से कह देंगे सर बूढ़ी तीज का मेला है, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में लगता है। लेकिन कभी पेपर में तीज का मेला या वामन द्वादशी का मेला पूछ ले तो वो आपका कौन सा जिला होगा? तो आप कहेंगे सर अंबाला जिला होगा। चैत चौदस के मेले की अगर बात की जाए, चैत चौदस के मेले की अगर बात की जाए तो ये हमारा कौन से जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से जिले में लगता है मेरे भाई? कुरुक्षेत्र जिले में लगता है, ठीक है। पथरी माता का मेला पूछे तो पानीपत में लगेगा। और देहाती का मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए, लुधाना प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे किसके लिए? देहाती के मेले के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपसे पेपर में देहाती का मेला पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? लुधाना कैथल जिले में लगता है, लुधाना कैथल जिले में लगता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मेले, अगली क्लास में और निपटा लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रमशः दूसरे राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं? तो देखो, जब भी हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं या राज्यपाल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भगवत दयाल शर्मा हुए हैं। सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल की बात की जाए तो वो डॉक्टर धर्मवीर हुए हैं। ध्यान रखेंगे, लगभग 10 महीने का कार्यकाल। हरियाणा में लंबे समय तक जो हरियाणा के राज्यपाल रहे उनका नाम होगा बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और ध्यान रखेंगे जो बीएन चक्रवर्ती है इसका हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। जबकि छोटे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो वो ओम प्रकाश वर्मा गढ़ी मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से आते थे। बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के ऐसे भी राज्यपाल हुए हैं जिनकी पद के दौरान पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल से आते थे। आर एस नरुला और एस एस संगवालिया हरियाणा के दो ऐसे राज्यपाल हैं जो हरियाणा के राज्यपाल होते होते हरियाणा और जो चंडीगढ़ या फिर हम कहीं पंजाब हाई कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। और वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। इसी प्रकार से मुख्यमंत्रियों की बात करें तो कई बार पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे, या निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। राज्यपाल के बारे में पिछली क्लासों में भी किया है, आगे भी कर लेंगे। आज हम हरियाणा के कुल मुख्यमंत्री पढ़ लेते, कौन कौन से व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो जी, सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए राव बीरेंद्र सिंह, ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हुए हैं हरियाणा के। राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी 1967 में स्थापना हुई थी और 1978 में कांग्रेस में विलय हो गया था। तीसरे नंबर पे जो हमारे बने थे चौधरी बंसीलाल का नाम आता है। किसका नाम आएगा? तो आप कहेंगे चौधरी बंसीलाल। चौथे नंबर के हैं वो हमारे पास है बनारसी दास गुप्ता का नाम आएगा। बनारसी दास गुप्ता का नाम आएगा। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और 5 नंबर पे हमारे आएंगे ताऊ देवीलाल का नाम। ताऊ देवीलाल उम्र दराज मुख्यमंत्री हरियाणा के हुए हैं। छठे नंबर पे हम नाम पढ़ेंगे चौधरी भजन लाल का। किसका? भजन लाल का नाम पढ़ोगे। 7वें नंबर पे आप ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 8वां हुकम सिंह का नाम पढ़ेंगे। हुकम सिंह भी हरियाणा के क्या रह चुके हैं? डाणी फोगाट से इनका संबंध था। भिवानी जिले वर्तमान में चरखी दादरी में पड़ता है हुकम सिंह। और 9वें हमारे आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, 1 मिनट में।
देखो भाई, हाँ, आप उन बात कर रहे थे हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री वर्तमान में रहेंगे और उनका नाम रहेगा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर 5 मई 1954 को जन्म हुआ था मनोहर लाल का निदाना गांव में, ठीक है। हरबंस लाल खट्टर इसके पिता का नाम रहेगा, रोहतक से ये आते हैं और करनाल इसका विधानसभा क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा बीएन चक्रवर्ती और राव बीरेंद्र सिंह। बीएन चक्रवर्ती और राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? केवल 2 विधानसभा क्षेत्र। देखो मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो हरियाणा की विधानसभा है वहां से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ध्यान रखेंगे यहां पर कि क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर को तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे रेवाड़ी की आरक्षित सीट। देखो रेवाड़ी में विधानसभा की बात करें 3 सीटें रहेंगी, एक रेवाड़ी के नाम से, एक हमारी कोसली के नाम से, और तीसरी जो सीट होगी वो हमारी होगी बावड़ विधानसभा सीट। उसके बाद हमारे पास पंचकुला। पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो पंचकुला के नाम से है, दूसरा कालका के नाम से है। इसी प्रकार से अगर भिवानी की बात की जाए तो हमारा भिवानी जिले में भिवानी के नाम से है, तोशाम के नाम से है, इसके साथ साथ लोहारू के नाम से रहेगी, और एक हमारे पास आता है बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा ये विधानसभा की सीट रहेगी। हिसार की अगर बात करें तो मेरे भाई हिसार में हिसार के नाम से विधानसभा की सीट है, हांसी के नाम से भी विधानसभा की सीट है, आदमपुर के नाम से भी विधानसभा की सीट रहेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक हमारे पास आता है नलवा, ठीक है, कौन सी? नलवा के नाम से। एक हमारे पास यहां पर आएगा बरवाड़ा के नाम से, बरवाड़ा हो जाएगी। नारनौद, नारनौद का नाम ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक हमारे पास है उकलाना, जहां से अनूप धानक विधायक रहेंगे, उकलाना विधानसभा की सीट है, ठीक है। तो देखो अगर विधानसभा की हम बात करें तो केवल 2 तो कहां पर है, तो आप बड़े प्यार से बता दोगे कि सर केवल 2 जो विधानसभा की सीट है वो हमारे पंचकुला जिले में है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा होगा, तो वो आपका हिसार जिला होगा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन पेपर में आपसे आरक्षित सीटें भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें 90 और 90 में से 17 आरक्षित सीट है और 5 ऐसी सीट हैं जहां पर मतलब 5 जिले ऐसे हैं, मतलब कि आप ऐसे समझो कि 17 सीट आरक्षित है तो प्रत्येक जिले में 1 सीट आरक्षित होगी, और हरियाणा के 5 जिले ऐसे होंगे जहां पर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं? जहां पर 5 जिले कौन कौन से हैं जहां पर सीट आरक्षित नहीं है? देखो 5 जिलों की अगर आप उन बात करें जहां पर सीट आरक्षित नहीं है तो आप कहोगे सर पंचकुला हो जाएगा। पंचकुला के बाद अगर बात करें नूह हो जाएगा, नूह के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद फतेहाबाद, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जिला हमारा रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ये हरियाणा में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा हरियाणा में 17 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीट आरक्षित है, और हरियाणा का एकमात्र जिला कुरुक्षेत्र ऐसा है जहां पर जिले के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। जबकि कुरुक्षेत्र जिले की आरक्षित सीट शाहाबाद होगी, करनाल जिले की आरक्षित सीट नीलोखेड़ी होगी, अंबाला जिले की आरक्षित सीट मुलाना होगी। तो इस प्रकार से आप आरक्षित सीटों को ध्यान रख सकते हैं। रेवाड़ी की आरक्षित सीट बावड़ होगी, भिवानी की आरक्षित सीट है वो बवानी खेड़ा के नाम से होगी, हिसार की आरक्षित सीट उगलाना के नाम से होगी, गुरुग्राम की आरक्षित सीट की बात करें पटौदी के नाम से होगी, रोहतक की अगर आरक्षित सीट की बात करें तो कलानौर के नाम से रोहतक की आरक्षित सीट हो जाएगी, ठीक है। तो तमाम जिलों के बारे में पढ़ते जाएंगे और सीटें हम याद करते चले जाएंगे। जैसे जींद की बात करें तो नरवाना के नाम से होगी। अभी क्वेश्चन था केवल 2 विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा होगा? पंचकुला होगा। टूटा हुआ आदमी जिसने हरियाणा सरकार के द्वारा 1971 में श्रेष्ठ कीर्ति घोषित किया था, उपन्यास किसने लिखा था? तो वही एक उपन्यास लिखा गया। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये उपन्यास निम्न में से किसका है? लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक हमारे पास आते हैं कृष्ण बाछल, एक नाम आता है हमारे पास है, और वो नाम किसका आता है?
तो आप कहेंगे सर कृष्ण बाछल, इसका उपन्यास भी पेपर में पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखेंगे कृष्ण बाछल के उपन्यास की बात करें, अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अमानत एक शहीद की, ये उपन्यास किसका है, कृष्ण बाछल का। उसके बाद उमा कृष्ण का नाम आता है, उर्मी कृष्ण का, सॉरी, एक नाम आएगा आपके पास है किसका, उर्मी कृष्ण का। तो उर्मी जो कृष्ण है, इनका जो उपन्यास है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वन और पहाड़ियां। कौन सा होगा, वन व पहाड़ियां। ये उर्मी कृष्ण का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये उपन्यास हो जाएगा। उसके बाद एक नाम आता है आपके पास है मधुकांत का, ये नाम भी बड़ा फेमस है और मधुकांत है, ये भी पेपर में आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। और मधुकांत की अगर बात करें तो इसका जो उपन्यास है वो रहेगा गांव की ओर। कौन सा रहेगा, तो आप कहेंगे सर गांव की ओर, ये उपन्यास है किसका हो जाएगा, मधुकांत का। उसके बाद अगर बात करें टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी के साथ साथ है अकेला आदमी पूछ लिया जाए या अधकटा सूर्य, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए अकेला आदमी, ठीक है, अकेला आदमी या फिर अधकटा सूर्य, अधकटा सूर्य। इसके साथ साथ है बंद दरवाजा, बंद दरवाजा या फिर पीले पत्ते। कैसे पत्ते, पीले पत्ते। ये जो उपन्यास हैं ये मोहन चोपड़ा के उपन्यास रहेंगे। किसके उपन्यास रहेंगे सर, ये मोहन चोपड़ा के उपन्यास हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप उन बात करें, साए अपने अपने बड़ा फेमस उपन्यास है। कौन सा, साए अपने अपने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, साए अपने अपने। और साए अपने अपने की अगर बात की जाए तो ये राजकुमार निजात का होगा। किसका होगा, तो आप कहेंगे राजकुमार निजात का उपन्यास होगा। किसका, राजकुमार निजात का। कौन सा उपन्यास, साए अपने अपने। कौन सा उपन्यास, साए अपने अपने। जहर का प्याला पूछ लिया जाए, कौन सा, अगर आपसे जहर का प्याला पूछ लिया जाए तो ये जहर का प्याला रामफल चहल का होगा। किसका होगा, रामफल चहल का। कौन सा उपन्यास, जहर का प्याला। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में श्री भगवत गीता है। तो देखो जी इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हमारे कुरुक्षेत्र को नाम किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र का नाम होगा धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम होगा धर्म क्षेत्र, ठीक है मेरे भाई। तो भाई कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र गीता के कौन से श्लोक में कहा गया है, तो ये गीता का कौन सा श्लोक होगा, पहला श्लोक। गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र का नाम बताया है क्या, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र का नाम दिया है। कहां पे दिया है, गीता के पहले श्लोक में। अगर गीता की बात करें तो गीता किसमें बटी हुई है, तो आप कहेंगे सर गीता है वो कुल अध्यायों में बटी हुई है। किसमें बटी हुई है, कुल अध्यायों में बटी हुई है। और गीता में कुल अध्यायों की बात की जाए तो कितने अध्याय होंगे, 18 अध्याय होंगे। गीता का आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा अध्याय कौन सा होगा, सबसे बड़ा अध्याय। और उसके बाद अगर बात की जाए गीता का सबसे छोटा अध्याय, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखो सबसे बड़े अध्याय की अगर गीता की बात करें तो वो हमारे पास होगा कौन सा अध्याय, 18वां अध्याय। कौन सा अध्याय होगा, 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है। और 5 और 12वां जो अध्याय है ये सबसे छोटा अध्याय रहेगा गीता का। एक व्यक्ति है जिसको हरियाणा का गीता मनीषी कहा जाता है। हरियाणा के गीता मनीषी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। कौन हो जाएंगे, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, गीता मनीषी के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। जो श्रीमद् भगवत गीता है इसका सभी को पता है कि जी अर्जुन को उपदेश दिया था, लगभग 45 मिनट तक चला था। ज्योतिषर में उपदेश दिया था, बड़ के पेड़ के नीचे उपदेश देने का काम किया था। और उस बड़ के चारों ओर जो चबूतरा बनाया था वो दरभंगा के द्वारा बनवाने का काम किया गया था। लेकिन ये जो गीता है, इस गीता में जो श्री कृष्ण जी है उसने किस चीज के ऊपर जोर दिया है, तो आप कहेंगे उसने कर्म के ऊपर जोर दिया है। तभी तो कहते हैं भाई कर्म करो फल की इच्छा ना की जाए। तो ये हम नहीं कहते, ये तो श्री कृष्ण जी कह के गए थे लाखों साल पहले कि कर्म के ऊपर क्या देनी चाहिए, जोर देना चाहिए, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवत गीता है, तो देखो जी सबसे पहले अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत पर्वों में बटी हुई है। महाभारत किस में बटी हुई है? महाभारत पर्वों में बटी हुई है। और महाभारत में परव कितने होंगे? 18 परव होंगे। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा की गई थी। सरस्वती नदी के किनारा संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। लेखन कार्य श्री गणेश के द्वारा किया गया था। महाभारत का कभी आपसे दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे महाभारत का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो दूसरा नाम क्या होगा? जय संहिता। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता। इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रहेगा महाभारत, जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कह सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रहेगा। और ध्यान रखेंगे, इसी का जो हमारा छठा पर्व आता है भीष्म पर्व, उसी में श्रीमद जो भगवत गीता है उसका वर्णन होगा। किसमें? भीष्म पर्व में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अपना एचएससी ग्रुप डी में पूछा गया था। ग्रुप डी में एचएससी ने पूछा था और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे लगा था ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो हम कुछ भी नहीं मान सकते। छठा, ये अगर हम बात करें महाभारत के किस पर्व में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना था और पर्व में हम छठा कर देते, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्शन भी लग जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव खालिस्तान के लिए समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें तो शायद डोलोमाइट है, ये मिलेगा, है ना, स्लेट पत्थर भी मिलता रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। तो भाई इसमें आना चाहिए अपने हिसाब से स्लेट पत्थर। बाकी इसको मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि रेवाड़ी स्लेट पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, एक बार महेंद्रगढ़ का भी पूछ लिया था, तो यही आना चाहिए इसका, क्योंकि 3 जिले हैं और बाकी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये मैं आपको चेक करके एक बार अगली क्लास में आपको बता दूंगा, या फिर इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में जब क्लास खत्म होगी तो मैसेज करके उसको पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? देखो जी, पहनी जाने वाली जो पगड़ी है वो आपको पता है ये दो तो नहीं हो सकती। पेटा और जो आपका क्राउन है नहीं हो सकती, खंडवा और पगड़ी बचती है। तो इसमें से हम किसको करें? देखो, अगर खंडवे की बात करें तो ये स्पेशल ओकेजन पर पहना जाता है, लेकिन जो एचएससी ने इसका आंसर माना है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? पगड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पगड़ी हो जाएगा। अगर कोई स्पेशल ओकेजन की बात करता तो वहां पे हम खंडवा कर सकते थे। ठीक है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपका जो सिलेक्शन है इसको रुकवा देगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो इस पे खास ध्यान देना, खंडवा और पगड़ी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो भाई भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग भक्ति होगा, ज्ञान होगा, क्रिया होगा। तो आप सबसे पहले तो इसको क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे जी। क्रिया नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी है ज्ञानी आदमी भगवान से जुड़े। अब बच गए 2 चीज की, भक्ति करो, भगवान से जुड़ो, या कर्म करो। अब भगवान कभी नहीं कहता कि वो उनकी भक्ति करे, भगवान तो ये कहता कि अच्छे कर्म आप करो। ठीक है, अच्छे कर्म करके आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो। और बाकी आपको पता भी है जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें किसके ऊपर श्री कृष्ण ने जोर दिया है? तो वो कर्म के ऊपर तो जोर दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है और उस शब्द का नाम होगा दलदल। ये जो दलदल शब्द है, इस दलदल का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आप कहेंगे सर मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है, तो जो दलदल शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। साहबी नदी को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट करते हैं इस क्वेश्चनों को लेके, और वो जो क्वेश्चन होता है वो दरसदती होता है कि भाई दरसदती नदी है, ये किसको कहा जाएगा? देखो, आज ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
और जो आपसे बता दिया ये समझ लो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। कभी पेपर में आपसे पूछा जाए तो सेम इसी प्रकार से कर देना, क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन आप लगवा देंगे। देखो जी, अगर एक नदी की बात करें तो एक नदी आती है चेतांग नदी। देखो चेतांग नदी की बात करें तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेंगे सरस्वती नदी के बिल्कुल समांतर कौन सी नदी बहती है, चेतांग नदी। और चेतांग नदी का जो पुराना नाम है वो हुआ करता था दरसदती नदी। क्या हुआ करता था, दरसदती नदी। एक हमारे पास आता है शाहबी नदी, और शाहबी नदी की अगर बात की जाए तो इसका नाम भी क्या होता था, पुराना नाम है, इसको भी दरसदती नदी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की दो नदियां जिनके एक ही नाम रहेंगे पुराना, दरसदती। शाहबी नदी का दूसरा नाम कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे इसको नाला नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है, नाला नंबर 8 भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास आएगी यमुना नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यमुना नदी को तो कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कालिंद पर्वत से निकली है तो इसका दूसरा नाम कालिंदी नदी। एक नदी आएगी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। एक नदी आएगी आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी का दूसरा नाम, पुराना नाम ध्यान रखेंगे, इसको हकरा के नाम से, या फिर हम इसको कह सकते हैं नारा। ठीक है, पाकिस्तान में नारा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में पाकिस्तान में बहने का काम करती थी, अरब सागर तक जाती थी घग्गर नदी। वर्तमान में तलवाड़ा झील का निर्माण राजस्थान में करती, हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, राजस्थान में हकरा कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सरस्वती नदी, तो भाई सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सरस्वती नदी को पुराने समय में नदीतमा कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे नदीतमा के साथ साथ है ब्राह्मण ग्रंथों में इसको वाणी की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को वाणी की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह सरस्वती नदी का नाम हो गया। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो होगी आमटी नदी। कौन सी नदी होगी, आमटी नदी। और आमटी नदी का अगर आपसे कभी पुराना नाम या दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, इसको दादूपुर, ठीक है, या फिर शहजादपुर, ठीक है, या दादरी कह दो, दादूपुर नहीं, इसको हम दादरी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। दादरी या शहजादपुर वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है किसको, तो वो हमारी हो जाएगी आमटी नदी। उसके बाद सिपाही विद्रोह है, ये कब हुआ था, तो देखो सिपाही विद्रोह की अगर बात करें तो ये हुआ था कब, 1857 में। कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह अपने अलग अलग स्थान से नेतृत्व किया था। जैसे पानीपत से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रानिया से क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, उसके अलावा खरखोदा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, खरखोदा से क्रांति का नेतृत्व। एक आप मेरे को पटौदी से बता देंगे, कहां से, पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते हैं। बहादुरगढ़ का नाम भी बता सकते हैं, बहादुरगढ़ से कौन थे, झज्जर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व है ये कौन कर रहे थे। चलो मेरे भाई इसका हम आंसर कर लेते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। और इसका जो आंसर है वो क्या क्या करेंगे, पानीपत से इमाम अली कलंदर का नाम ध्यान रखेंगे, इमाम अली कलंदर का नाम ध्यान रखेंगे, पानीपत से क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। हिसार से शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, शहजादा मोहम्मद का नाम ध्यान रखेंगे। रानिया से नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद कहां से थे, रानिया से थे नूर मोहम्मद। खरखोदा से विशारत अली, विशारत अली का नाम ध्यान रखेंगे, ये खरखोदा से हुए हैं। अगर पटौदी की बात करें, अकबर अली का नाम आता है, किसका, अकबर अली का नाम आता है। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुर जंग का नाम आता है। ठीक है, बहादुर जंग का नाम ध्यान रखेंगे। झज्जर से अगर बात करें, अब्दुल रहमान खां, कौन, अब्दुल रहमान खां कहां से हुए हैं, झज्जर से क्रांति का नेतृत्व। बल्लभगढ़ से तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह, कौन, राजा नाहर सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह बताइए जहां से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया है। कभी क्वेश्चन आएगा तो हम उस समय पे रोहतक के, गुरुग्राम के, अंबाला के डीसी कौन हुआ करते थे, कलेक्टर कौन हुआ करते थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ।
देखो जी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की अगर बात की जाए, नरसिम्हा राव उस समय पे भारत के प्रधानमंत्री होते थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भजन लाल, और उस समय पे अपने संविधान में एक संशोधन किया गया। और ध्यान रखेंगे संविधान में संशोधन क्या हुआ था, तो आप कहेंगे संविधान में एक तो 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 73वां। और एक था 74वां। 73वां था ये पंचायती राज किससे संबंधित हो जाएगा? पंचायती राज। और 74वां शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। और अपने संविधान में जो अमेंडमेंट ये किए गए थे, ये किस साल किए गए थे? तो ये बड़ा कंफ्यूज रहता है मेरे भाई। 1992 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1992 में इसको संविधान में जोड़ दिया गया था। और संविधान में दो अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। एक तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित होगी। और एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये शहरी स्वशासन से संबंधित होगी। 1992 में जोड़ने का काम हमारा किया गया था। उसके बाद इसको लागू किया था हरियाणा पंचायती राज। हरियाणा में जो लागू होता है ये ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1994 को। कब हुआ था? 1994 को लागू हुआ था, ये ध्यान रख लेंगे। लेकिन भारत में पूछे तो मेरे भाई भारत में 1993 में लागू हुआ था, ये ध्यान रख लेंगे। तीन डेट 1992, 93, 94। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। 92 में संविधान में अमेंडमेंट हुए थे, 93 में भारत में लागू हुआ था, 94 में हरियाणा में लागू हो जाता है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं आपको आज की जो क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट और क्लास दोनों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, है ना? तो आपको भूलना नहीं है, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। क्योंकि जितना भी अपना अपडेटेड सिलेबस है उसको हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही पूरा कराएंगे, जल्दी ही क्लासें लेके आएंगे। केवल 2-3 क्लासें हैं करंट अफेयर की, वो करवाने के बाद यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ जो रूरल मार्केटिंग है उसकी क्लासें हम शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ जो ईवीएस वाला पार्ट है वो जस्ट उसके बाद हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आपका पूरा पोर्शन है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था और हमने चीजें की भी है, हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आप कहीं पे भी देखते हो बड़े बड़े चैनलों के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है कि एक तो मैं पीछे ही देख रहा था कि हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम पर केवल और केवल बजट पढ़ा दिया, केवल और केवल पुरानी चीजें बता दी। और उसके बाद बच्चों ने कमेंट किया कि सर थंबनेल तो आपने लगा रखा था हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का और आप पुराना डाटा पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद उनका रिप्लाई क्या था पता है? बोले आप चेक तो करो, यही तो है हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट में अंतर ही नहीं पता कुछ लोगों को, तो ठीक है, तो आपको मैंने पहली क्लास में सबसे पहले जब हमने हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यही था कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई, और दोनों में मैंने डिफरेंस आपसे बताया था। जो भी मैं चीज आपको बताता हूं उसका सबसे पहले डिफरेंस बताता हूं, भाई इस चीज में क्या डिफरेंस है और पेपर में क्या चीज पूछी जाएगी। 197 पेज की पीडीएफ है, अपने नोटिफिकेशन में फोकस कर रखा है, और जब नोटिफिकेशन में वो चीज दे रखी है तो पेपर में वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और 197 पेजों को आप पीडीएफ से तो याद रख नहीं सकते। उसका मैंने आपको बार बार बता दिया कि भाई मैंने उस 197 पेजों में जो चीजें पेपर में आएगी वो एक क्रीम कंटेंट वहां से निकाल दिया है, और निकाल के मैंने उसको अपने चैनल पे भी करा दिया, जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो पीडीएफ वहां से पहले पढ़ेंगे, केवल पीडीएफ पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप क्लास देखेंगे, फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, और मैं आपको जो हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जो कि क्लास नोट्स है, जो हमने क्लास में पढ़ाया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड व्हाट्सएप के जरिए कर दिया जाएगा। ठीक है, बजट की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। अभी जो पढ़ा रहे करंट अफेयर, इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, करंट अफेयर को कैसे दोगे आप? तो मेरे भाई अभी 3 से 4 क्लास से अपनी बची हुई है, 3 से 4 क्लास से अपनी बची हुई है, और जैसे ये 3-4 क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पूरा एक साल
और 3 महीने का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इतना ही करंट अफेयर पेपर में पूछा जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा करंट अफेयर के ऊपर, और उस मैराथन क्लास में जितना कंटेंट यहां पे करवाया है उसको आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। और ये सारा काम होने के बाद अगले 3 से 4 दिन में आपको जो क्लास नोट्स है करंट अफेयर के, क्लास नोट्स करंट अफेयर के कहां पर मिलेंगे, तो वो भी व्हाट्सएप के जरिए आप प्राप्त कर लेंगे। जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई है वो सेम चीजें आपको इस नंबर पे जैसे ही संपर्क करेंगे आपको दे दी जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अभी कोई संपर्क नहीं करेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। अभी आप संपर्क करोगे मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। एक बार करवाने के बाद मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी कंटेंट पढ़ा रहे वो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो बाद में जुड़े हैं हमारे से, उनके भी एक कॉमन डाउट है, उसको भी क्लियर कर देता हूं कि जी जो आपने अभी तक पढ़ाया इसके नोट्स कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो जी उसके नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय पे नोट्स हमने क्रिएट नहीं किए थे, ठीक है। वैसे तो जो कंटेंट है वो अपना लिखा जाता है, लेकिन उसको मैंने टाइप नहीं करवाया था। अभी मैंने इसको टाइप कराने के लिए दे दिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस चीज की भारी डिमांड मेरे पास आई है। तो उसी को देखते हुए ये जो हमने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की और इनके साथ जो चीजें की है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये अपने आप में ये समझ लो हरियाणा में कोई भी इस प्रकार से जो है चीजें नहीं करा रहा होगा। एक दो बातें बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमने तो क्लास में अगर कोई स्टूडेंट हमारी शुरू से लेके और आज तक सारी क्लास से देख के आ गया ना, तो ये समझ लेना उसको भाई क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने चीज एक बार पढ़ ली उससे याद नहीं होता और वो पेपर में ठीक भी नहीं होती। बहुत कम चांस होता है, रेयर चांस होता है पेपर में ठीक हो जाए, लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज याद होती है। तो ये मैं आपको टाइप कराने के लिए दे दिए हैं। जैसे ही कंटेंट तैयार होगा तो मैं क्लास में ही आपको अनाउंस कर दूंगा, आप डेली जुड़े रहें, क्लास में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और उसके बाद ये जो करवाई है जितनी भी 46-47 क्लास से इनके भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बार बार कमेंट मत किया करो कि भाई ये जो नोट्स है ये हम कहां से प्राप्त करें। तो ये मैंने आज आपका सारा डाउट जितने भी पिछले आप 5-6 दिन से बड़े परेशान कर रहे थे, तो ये सारे के सारे डाउट हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, उसको आप निभाते नहीं हो, ठीक है। और कर्तव्य क्या बनता है आपका पता ही है कि अपने इस प्यारे से छोटे से जो प्लेटफॉर्म है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बेहतरीन और नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।